चलिए, क्लास 10 में हम लोग चैप्टर 5 में हैं, अर्थव्यवस्था, आजीविका तथा औद्योगिकरण युग के बारे में बात कर रहे हैं। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। सबसे पहले बात यह है, पॉइंट है 18वीं सदी, मतलब हम कह सकते हैं कि 1700 से 1800 ईस्वी के जो बीच की सदी है वो उसको हम 18वीं सदी कहते हैं। तो 18वीं से लेकर 19वीं सदी में यह जो औद्योगिक जो क्रांति है वो इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। 1760 से लेकर 1840 में औद्योगिकरण युग का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब समाज में या जब कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ परिवेश में ऐसे कार्य होने लगे जो पहले नहीं होता था। मतलब अब मशीन से काम होने लगा, हाथ से के जगह पर अब चीज़ें जो है मशीन से बनाने लगे। अब जैसे कपड़ा बुनने का काम हुआ या कोई भी और काम, जैसे लोहा पदार्थ निकालना या उसको गलाना, उससे सामान बनाना, ये सब चीज़ें जो है वो उद्योग में, फैक्ट्री में होने लगा, मशीन से काम होने लगा। तो उसको हम औद्योगिकरण युग कहते हैं। सबसे पहले उद्योग में बदलाव जो हुआ वो कपड़ा फैक्ट्री या सूती के मिल से हुआ है। खेतिहर समाज जो थी, जो खेती करती थी, वो बदल गई औद्योगिक समाज में। मतलब अब जो मशीन से का काम होना शुरू हो गया। एक टॉपिक है आपका आदि औद्योगिकरण युग से आप क्या समझते हैं? तो आदि औद्योगिकरण के युग का मतलब हस्त निर्मित है। मतलब हाथ से कोई चीज़ जो बनाते हैं, जैसे खिलौना बनाना है, हाथ से कपड़ा बुनना है, हाथ से दौरी सूप जैसे जो शब्द होते हैं वो बनाने की बात आती है। वो सब जो कुटीर उद्योग होता था, जो कारखाना से में बनने से पहले वाली जो युग थी, उसे हम आदि औद्योगिकरण युग कहते हैं। और यहाँ से औद्योगिकरण का कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि होना, मांग बढ़ना, शहर के व्यापारी को, गांव के किसान को, मतलब शहर के व्यापारी आकर के रोजगार देना शुरू कर दिए, है ना। तो ये इस तरह से बदलाव हुआ है। बाड़ाबंदी व्यवस्था इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बाड़ाबंदी का मतलब है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या होता था कि ज़मीनें जो होती थी वो ऐसे ही खुला रहता था और कोई किसी मतलब चरवाही कर सकता है, कोई और काम भी कर सकता है, उसमें कोई रोक पाबंदी नहीं था। लेकिन कुछ उस समय क्या होने लगा कि कोई बड़े किसान जो हैं वो उसको घेरना शुरू करने लगे, अपनी अपनी ज़मीन घेरने लगे, जिससे क्या हुआ कि छोटा छोटा खेत अब बच गया और बड़े बड़े खेत जो फार्म बन गए। तो अब छोटे किसान के लिए दिक्कत होने लगा। तो उसी समय जब बाहर के व्यापारी आकर के उनको काम देना शुरू किया तो वो स्वेच्छा से और बड़ी खुशी से उस काम में लगने लगे। तो धीरे धीरे यह हो गया कि औद्योगिकरण की शुरुआत होने लगी। अब हम बिंदुओं से समझते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत के क्या क्या कारण हैं। औद्योगिकरण की शुरुआत के निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं। नए नए मशीन का आविष्कार होना। मशीन जो है वो नए नए आविष्कृत हुए हैं। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग फ्रेम की बात अभी हम करेंगे, वाटर फ्रेम की बात करेंगे, है ना। पावर लूम, जेम्स वाट ने इंजन बना दिया। तो ये सब अभी कुछ नाम भी बताने वाले हैं। नए नए मशीन का आविष्कार हो गया जिससे औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। फैक्ट्री की शुरुआत होना, फैक्ट्री बने बड़े बड़े जब कल कारखाने, मशीनों को एक जगह पर बैठाना शुरू कर दिया गया, समूह में लोग काम करना शुरू कर दिए। लोहा तथा कोयला के प्रचुर भंडार का मिलना, है ना, जहाँ पर वो ब्रिटेन में ऐसी थी कि खनिज और पदार्थ जो है वो प्रचुर थे, बहुतायत में थे और उनके मिलने के कारण उससे सामग्री बनाना आसान हो गया। सस्ता श्रम का उपलब्ध होना, मतलब लोग कम में भी, चूंकि उनके पास काम नहीं बचा इसलिए लोग कम में भी काम करने के लिए तैयार होने लगे। यातायात की सुविधा, मतलब वो जगह पर पहले मिल बैठाई गई या उद्योग बैठाया गया जहाँ पर पानी जहाज जा सकता था। इस तरह से यातायात की सुविधा देखा गया कि हो गया। उपनिवेशों का उपलब्ध होना, उपनिवेश का मतलब है कि अपने लिए छोटे देश जहाँ पर वो कच्चे माल ले सकते हैं और वहाँ पर अपने तैयार माल को बेच सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों की उपलब्ध होना भी मायने रखता है औद्योगिकरण की शुरुआत का। पूंजी का उपलब्ध होना, उनके पास पूंजी था, इसके कारण भी लोगों ने क्या किया, औद्योगिकरण की शुरुआत में बहुत बड़ा योगदान दिया। जनसंख्या की वृद्धि होना, मतलब जनसंख्या बढ़ा तो जब जाहिर बात है कि आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो आविष्कार होगी, अलग होगा, क्योंकि जितना जनसंख्या था उसको पूरा करना हाथ से या खेती से ही संभव नहीं थी। हाथ से चीज़ें बनाने में समय ज़्यादा लगता था, कॉस्ट ज़्यादा लगता था, इसलिए जनसंख्या बढ़ा तो भी नए नए मशीनों का आविष्कार होना शुरू हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट में आ गए हैं कि भारत और यूरोप के बीच में थोड़ा सा पॉइंट डाल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुआ। जैसे इसी बीच में कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु है कि रेशम सिल्क के बारे में आपसे पूछा जाता है, सिल्क रूट या रेशम मार्ग किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं आपकी भारत और चीन दोनों हम कह सकते हैं जो एशिया में थे। एशिया से यूरोप के बीच रेशम का व्यापार जिस रास्ते से होता था उस रास्ते को रेशम मार्ग कहते थे, है ना, उसको सिल्क रूट अंग्रेजी में कहते थे। औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया? उसका नाम है आर्नोल्ड टायनबी। 1844 ईस्वी में आर्नोल्ड टायनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द को दिया था।
अभी हमने बताया था कि नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ है, तो कुछ यंत्र जो महत्वपूर्ण हैं उनकी ईस्वी के साथ आप नाम समझ सकते हैं। 1733 ईस्वी में जॉन के फ्लाइंग ने शट्टर का आविष्कार किया। फ्लाइंग शट्टर में जॉन के जो नाम है वो फ्लाइंग शट्टर का आविष्कार किया था। 1765 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जो सूता काटने का मशीन था। 1769 में रिचर्ड आर्कलाइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जो सूत इकट्ठा करने का काम करता था। 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप की आविष्कार किया, जिसका काम यह था कि कोयले के खदान में मेथेन गैस की पता लगाना। जैसे ही मेथेन गैस होता था तो विस्फोट हो जाता था, आग लग जाती थी, तो वहाँ पर सेफ्टी लैंप ये जब जा रहती थी तो मेथेन गैस की उपस्थिति में वो क्या होता था कि सेफ्टी लैंप बुझ जाती थी, तो उससे आग नहीं लगता था। सुरक्षा हो गया, खदान में कोयले के खदान में काम करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा का ये बहुत बढ़िया यंत्र लैंप था। 1814 में कोयला खदान में के निर्माण में भारत में हुआ। 1763 में हम बढ़े तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने वाष्प स्वचालित इंजन का आविष्कार किया और एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। मैंने महत्वपूर्ण कुछ आविष्कार का नाम इसमें लिख दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित परिणाम है। उद्योग का विकास हुआ। जाहिर सी बात है कि जब कल कारखाने बैठाए गए, मशीन बनाए गए, तो उद्योग का विकास होगा। नगर का विकास हुआ, मतलब कि गांव में जो रहते थे उनका स्टैंडर्ड बदल गया, सड़कें और नाली विकसित हो गई, घर जो है वो अलग तरीके का बनने लगे, उनकी लाइफ स्टाइल जीने के तरीके बदल गए, अर्थात वो नगर में बदलते चल गए। कुटीर उद्योग का समाप्त होना। जाहिर सी बात है, जब अगर सामान जो है हाथ से बनेगा, उसके जगह पर लोग सामान मशीन से बना के देंगे, तो ज़्यादा मशीन से सामान बनेगा, उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम पड़ेगा। तो उसके जगह पर भारत के लोग जो हाथ से बना के सामान बेचते थे, उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था, बाजार में उनको दाम ज़्यादा रखते थे, तो कोई लेता नहीं था। इसलिए कुटीर उद्योग क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। पूंजीपति वर्ग के विकास हुआ। हाँ भाई, पूंजीपति वर्ग मतलब कि जो लोग पैसे लगा रहे थे, कारखाने में मशीन बैठा रहे थे, तो एक उनका एक अलग एक वर्ग बन गया। श्रमिक वर्ग के उदय हुआ, जो इसमें काम कर रहे थे उनका एक समूह अलग बनने लगा। बुर्जुआ वर्ग एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जब वो कमाने लगा तो बीच वाला लोग पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, तो ये वर्ग भी विकसित हुआ। औपनिवेशीकरण का होड़ लग गया। औपनिवेशीकरण का मतलब कैसे, जैसे कि ब्रिटेन भारत को उपनिवेश बनाया था, अपनी सामान यहाँ से कच्चा पदार्थ ले जाता था और इसी को बना करके सामान को फिर ज़्यादा दाम पर यहाँ लाके बेचता था। तो ये औपनिवेशीकरण का होड़ लग गया कि वहाँ के लोग, जैसे पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, स्वीडिश, फ्रांसीसी, जितने भी आपने डेनिश नाम सुना है, ये सब क्या करने लगे, सोचने लगे कि चलते हैं हम भी, है ना, पूरब के देशों में और अपना सामान वहाँ से लेंगे और वहीं बेचेंगे। तो सबको होड़ लग गया। स्लम क्षेत्र का उदय हुआ। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। जैसे कि मुंबई में बड़े बड़े शहरों में आप सुने होंगे, छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना करके लोग रहते हैं, जिनके पास उनके पास उतना पैसा नहीं है, जो काम करने वाले लोग हैं तो 50,000 रुपये महीना कहाँ से देंगे, इसलिए वो छोटी छोटी झोपड़ियों में वो रहते हैं। ऐसे करके बहुत से बड़े बड़े लोग बस्ती बना लिए। ऐसा हो गया शहरों में। साम्राज्यवाद का विकास होना या उपनिवेश का विकास होना। उपनिवेश का विकास हो गया, जिसपे हमने प्रकाश डाल दिया है। तो इस तरह से हम महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, इसके बारे में हम पॉइंट को लिख करके डील करेंगे तो बड़ा हो जाएगा इसका जवाब। उसके बाद हम अगर बात करें तो कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं और तब हम समझते हैं कि भारत में औद्योगिकरण पर हम आएंगे। 1832 में फिर मजदूर की स्थिति सुधार के लिए कानून बनाया गया, सुधार अधिनियम कानून, क्योंकि अब मजदूर बढ़ने लगे। 1838 में इंग्लैंड, लंदन में श्रमिक वर्ग द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है, इसका एक जिक्र है। 1928 में इंग्लैंड में सभी वयस्क महिला एवं पुरुष का मताधिकार के अधिकार मिल गया है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का निर्माण हुआ है। 1881 में मजदूर के लिए नियम बना, जिसके अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। 12 वर्ष के बच्चा या महिला के लिए काम करने के लिए समय निश्चित किया गया और किसी मजदूर के लिए जो है वो जनरल जो समय रखा गया वो 10 घंटा रखा गया। 10 घंटा से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। मतलब उन लोगों के सुधार के लिए भी कुछ कुछ काम किया गया। वो पॉइंट था, उसे हमने लिखवा दिया। भारत में औद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे। भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ, पृष्ठभूमि क्या है, कैसे तैयार हुआ, उद्योग विकसित हुआ। तो 19वीं शताब्दी में से, जिसे हम कह सकते हैं 1850 से 1860 के दशक में भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है। जैसे ब्रिटेन में हुआ था, अभी बात किए थे ना 1700 वाला बाद वाला, 1760 से लेकर के ऐसे करके, है ना।
18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। तो उसी तरह से 19वीं शताब्दी में अपने यहाँ मतलब कि भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है। उस समय तो नहीं हुई, लेकिन इतना देर से हुआ, लेकिन हुआ। सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में बम्बई में कपड़ा मिल खुला और उनके पारसी व्यवसायी थे, उनका नाम था कावस जी नानाजी दाभार। कावस जी नानाजी दाभार उनका नाम था। उस सबसे पहले उन्होंने कपड़ा मिल बैठाया था। कहाँ बैठाया था? बम्बई में 1854 ईस्वी में बैठाया था। 1860 में कानपुर में एल्गिन मिल तथा 1874 में मद्रास में पहली कपड़ा मिल खुली थी। इस तरह से 1905 तक भारत में 206 कपड़ा मिले, करीब 2 लाख श्रमिक उसमें काम करने लगे थे। पहली जूट मिल बंगाल में रिसरा एक जगह है, 1859 में खुली थी। वहाँ पटसन की खेती अधिक होती थी, इसलिए यह मिल वहाँ पर खुली थी। कोई फैक्ट्री वहीं बैठाई जाती है जहाँ वहाँ कच्चा माल, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो, यातायात की व्यवस्था हो। तो पश्चिम बंगाल में जूट की खेती अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर उसकी मिल बैठाई गई थी। उसका क्या काम होता था? तो पैकिंग के लिए, बोरा आप समझते हैं, बोरा, चाट, ये सब चीज़ें के लिए, उपयोग के लिए भारतीय पूंजीपतियों ने पूंजी लगाई थी, खास करके पारसी व्यवसायी लोग लगाए थे। भारतीय उद्यमी में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि भारतीय उद्यमी कौन कौन थे। तो जमशेद जीजी भोये, जमशेद जीजी भोये पारसी बुनकर के पुत्र ने चीन के साथ व्यापार किया था, अधिक धन कमाया था चाय अफीम बेच करके। बंगाल के विख्यात उद्यमी द्वारकानाथ टैगोर जहाज रानी, खनन, बैंकिंग, बागान, बीमा क्षेत्र में इन्होंने पैसा निवेश किया था। बम्बई में डिंसो पेटिट और जमशेद जी नुसरवान जी टाटा पारसी ने, है ना, ये भी पारसी थे। इन्होंने भी चीन से अफीम, चीन को मैंने अफीम और इंग्लैंड को हम कह सकते हैं कि कपास का निर्यात किया था। इंग्लैंड को क्या किया था? कपास का निर्यात करके खूब धन कमाया था। मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने चीनी व्यापार में धन कमाया। 1917 में पहली जूट मिल कलकत्ता में लगाया था। जीडी बिरला के पूर्वजों ने भी अधिक उद्योग मतलब कि लगा करके अपनी धन कमाया। प्रथम विश्व युद्ध तक फिर भी भारतीय उद्योगों का कोई विकास नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर जो नजरें गड़ाई थी यूरोप की एजेंसियाँ नियंत्रण रखती थी कि ये लोग ज़्यादा डेवलप न कर जाए। तो वो कुछ एजेंसियों का नाम है बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल तथा जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। ये एजेंसियां हैं जो नज़र रखती थी यहाँ के उद्योग धंधों पर और इसको विकसित नहीं होने देती थी। 1907 में JN टाटा द्वारा जमशेदपुर साकची में लौह एवं इस्पात संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना टिस्को की स्थापना की थी तथा 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना इसी ने किया था, JN टाटा ने करवाया था। भारत में औद्योगिकरण की बात अगर हम कर लें कि भारत में औद्योगिकरण की क्या कारण रहे हैं, तो आपको छोटे पॉइंटों में बताते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है, बड़ा बड़ा करके बना सकते हैं। निर्यात उद्योग को बढ़ावा, मतलब कि क्या था कि सामान जो है जैसे मोटे कपड़े और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मतलब कि अंग्रेज काम नहीं कर रहे थे। नील के कुछ घटिया या कुछ अलग नील के प्रकार, चाय, है ना, अफीम या कुछ ऐसे चीज़ें जिसमें वो मतलब कि उनसे होड़ नहीं होना चाहिए, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा वाला काम यहाँ के उद्यमी लोग कर रहे थे जिसमें अंग्रेज काम नहीं करते थे। जैसे मोटा कपड़ा है तो मोटा कपड़ा का काम उन लोग नहीं करते थे, उन लोग अच्छा कपड़ा का करते थे। तो इन लोगों ने मोटा कपड़ा का उद्योग शुरू किया, तो इसलिए निर्यात उद्योग को बढ़ावा मिल रहा था। तो इसके चलते भारत में औद्योगिकरण का विकास हुआ है। भारतीय उद्यमियों में प्रतिस्पर्धा की भावना का अभाव, मैंने भारत के आपस में जो भी लोग पैसा लगाने वाले थे उनमें कंपटीशन की भावना नहीं थी, इसलिए स्वेच्छा से जो जितना चाहे पैसा लगा करके अपना काम बढ़ा सकता था। स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा। उसी समय गांधी जी और अनेक जो नेता थे वो काम कर रहे थे कि विदेशी सामान हम नहीं खरीदेंगे, उसके विरोध में काम कर रहे थे। तो अपनी सामान खरीदेंगे, तो इसीलिए वो जब अपने देश में सामान बनाने लगे, अपने लोगों से बनवाने लगे, तो इनका उद्योग का क्या हुआ? विकास हुआ भारतीय उद्यमियों का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की उत्पन्न स्थितियाँ सबसे मायने रखती है कि प्रथम विश्व युद्ध अगर नहीं होता तो यहाँ का उद्योग का विकास नहीं होता। भले टाटा ने 1907 में बैठा लिया था सब फैक्ट्री, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ था, लोहा नहीं निकलता था। लेकिन जैसी लड़ाई हुआ तो उनको ज़्यादा मात्रा में लोहा चाहिए,
ट्रेन की पटरी बनाना है, ट्रेन के बोगी बनाना है, उसकी चक्का बनाना है, कच्चा पदार्थ के लिए उनको गलाने के लिए कोयला चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो वो सब चीज़ कहाँ से लेने लगे? वो उपनिवेशों से लेने लगे। युद्ध में जो लड़ाई कर रहा था, भोजन चाहिए, सैनिक की वर्दी चाहिए, जूता चाहिए, है उसके लिए बंदूक चाहिए, कारतूस चाहिए, ये सब चीज़ के लिए कच्चा माल जो चाहिए वो उठाने शुरू कर दिए वो अपने उपनिवेश से। और उसी समय जब ये टाटा जो बनाया बैठाया था लोहा निकालने के लिए, तो वो लोहा जो है तेज़ी से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी मांग ब्रिटेन में बढ़ गई। तो इसी से क्या हुआ कि यहाँ का उद्योग बहुत तेज़ी से, मतलब कि भारत का उद्योग प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ा है, समझ रहा है। तो इसके बाद की स्थिति में और कुछ रह गया है जो दूसरे पॉइंट में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, और थोड़ा सा, और उसके बाद फिर चर्चा पर चर्चा का हिस्सा रहेगा। मिला जुला के हमने इस वीडियो में बात किया है इंग्लैंड में औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, और इंग्लैंड में औद्योगिकरण के क्या कारण हैं, क्या परिणाम है, फिर भारत में औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, उसके क्या कारण है, क्या परिणाम है। एक बार वीडियो को पूरा बढ़िया से सबको, मतलब ये पूरे बोर्ड को कर दो, ताकि इसका नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। उसके बाद इस पे, तब इस पे पूरा एक बार में, पूरा मतलब एक बार में अगर वीडियो आ जाए, हाँ एक बार में पूरा इसे करके ऊपर नीचे आ जाओ। यहाँ कर इस बड़ा मोड पर। नीचे तक उस पे कर। चलो